हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 4 फॉर द एसबीआई क्लर्क मेंस। अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 3 नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप सारी ही पीडीएफ जो है डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका स्कोर कितना आया है आउट ऑफ 30। ठीक है, सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द आरबीआई साइन एन एमओयू विद विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेन बैंक फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ आरबीआई ने जो है एमओयू साइन किया है फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द सीसीआईएल। तो आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इस एमओयू को जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है जिनका नाम है टी रविशंकर एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड्स डेप्यूटी गवर्नर फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिनका नाम है सरा ब्रिडिन, इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया था। ठीक है, now next question is how many Indians were featured in a 2023 Power 100 most influential people in art published by आर्ट रिव्यू और लंदन बेस्ड मैगजीन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस लिस्ट में पावर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्ट लिस्ट में इंडिया के 5 पर्सन्स को जो है शामिल किया गया है। इनका नाम है बोस कृष्णम आचार्य जो पेंटर है एंड इनकी रैंक थी 38। प्रतीक राजा एंड प्रियंका राजा, इनकी रैंक आपकी थी 62। देन नेक्स्ट आप क्या जाते हैं, दयानिता सिंह जो फोटोग्राफर हैं, इनकी रैंक थी 78 एंड नताशा गिनवाला जो क्यूरेटर रिसर्चर एंड राइटर हैं, इनकी रैंक थी 94th रैंक। ठीक है, इन पांचों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। फाइन, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जो टॉप 5 आर्टिस्ट थे जिनको इस लिस्ट में फीचर किया गया था, ये आपके यहाँ पे इनके नाम है, आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं, जैसे नान गोल्डन, देन हितो स्टेरल, देन रेर कृतिका रेर कृत, देन साइमन एंड आइजैक जूलियन। ठीक है, तो ये 5 आपके टॉप कैंडिडेट इस लिस्ट में फीचर किए गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन ऑफ लिंकिंग सेबी कंप्लेंट रीएड्रेसल दैट इज स्कोर्स प्लेटफॉर्म विद ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल फ्रॉम 4 दिसंबर 2023 टू डैश। तो यहाँ पे देखो सेबी ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है टाइमलाइन किस चीज का, सेबी का जो आपका स्कोर प्लेटफॉर्म है एंड जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इन दोनों को लिंक करने का टाइमलाइन जो है पहले 4 दिसंबर था, फिर इसे एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2024 कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है स्कोर के बारे में। ठीक है, स्कोर जो प्लेटफॉर्म है इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है लॉन्च करने का, बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आप जो आपके कंप्लेंट्स हैं वो फाइल कर सकते हो। ठीक है, स्कोर बेसिकली एक्ट एज योर platform for the investors to file their grievance against the listed companies या registered intermediaries which are unresolved। तो ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Now next question is, the World Computer Literacy Day is annually observed across the globe on dash to promote digital literacy and raise awareness in a undeserved communities across the globe। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, और इस साल हमने इसका 23rd एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इस डे को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने शुरुआत की थी इसकी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूटेड दी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। और इसकी शुरुआत या सबसे पहला हमारा जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो ऑब्जर्व कब किया गया था, तो 2001 में इसे ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, नाउ इस इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं। इसके आपके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है सपनेश लाला। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। अब इंडिया में कौन कौन से डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव जो है वो अभी वर्क कर रहे हैं, जैसे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन या फिर डिजिटल साक्षरता अभियान आप इसे कह सकते हो या दिशा स्कीम कह सकते हो, विच इज अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो ट्रेन करता है। ठीक है, जो ट्रेन करता है ट्रेनर्स को सो दैट दे कैन प्रोवाइड अ डिजिटल लिटरेसी टू सिटीजन्स हु हैव नो डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये पर्सन्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो ट्रेनर्स हैं वो फर्दर लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो डिजिटली जो है डिजिटल लिटरेसी जो है बढ़ाए आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है। डिजिटल इंडिया यहाँ पे नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विद अ विजन टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा चलाए गए हैं या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया रैंक डैश अमंग द 64th कंट्री इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। तो इंडिया की रैंक आपकी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में कितनी आई है, तो ये आपकी है 49th रैंक आउट ऑफ 64 कंट्रीज, ठीक है। टोटल कंट्रीज कितनी थी, 64 थी, जिसमें से इंडिया की रैंक आपकी 49 रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे यूएसए था, फिर नीदरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर हम लास्ट 3 कंट्रीज की बात करें तो आपका कोलंबिया जो है ये 62nd आपकी कंट्री थी, फिर मंगोलिया 63rd एंड 64th सबसे लास्ट जो थी ये थी आपकी वेनेजुला, ठीक है। नाउ अब जो ये आपकी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग है ये आपकी बेस्ड होती है 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रेडीनेस पे ये बेस्ड होता है। इसके बेसिस पे ही इसको यहाँ पे मेजर किया जाता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो है रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कंट्रीज को। अब यहाँ पे अगर लास्ट ईयर की बात की जाए 2022 की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 44th पोजीशन थी, ठीक है। नाउ अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है जीन फोरेंकियोस मेंजोनी एंड इसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे इस कॉम्पिटिटिव रैंकिंग की, ठीक है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया अगर एशिया पैसिफिक रीजन की यहाँ पे बात की जाए, टोटल यहाँ पे 14 कंट्रीज हैं जिसमें से 12 पोजीशन इंडिया की यहाँ पे रही है। इंडिया की अगर हम यहाँ पे देखें प्रीवियस ईयर्स की रिपोर्ट तो उसमें से इंडिया की जो है रैंकिंग आपकी 11th रही है, बट इस साल ये आपकी जो है 12th पोजीशन पे रहा है इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में। वहीं पे हमने 3 कैटेगरी की बात की थी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस। तो टेक्नोलॉजी के डोमेन में इंडिया की जो रैंक थी वो 50th रैंक थी, वहीं पे फ्यूचर रेडीनेस पैरामीटर में इंडिया की रैंक आपकी 51 थी, ठीक है। अब कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे इंडिया जो है अभी पिछड़ा हुआ है, जैसे टैबलेट पोजेशन हो गया, इंटरनेट रिटेलिंग एंड ई गवर्नेंस हो गया। वहीं पे हमें कुछ पैरामीटर्स ऐसा देखने को मिले हैं जिसमें इंडिया की काफ़ी इंप्रूवमेंट रही है, जैसे टैलेंट ट्रेनिंग हो गया एंड एजुकेशन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि जो यूएसए जो है आपका फर्स्ट नंबर पे रहा था और इसमें जो तीनों कैटेगरीज में ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो यूएसए की काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से ये रैंक 1 पे बना हुआ है, ठीक है। वहीं पे आपका जो नॉलेज वाली पैरामीटर है, नॉलेज वाले पैरामीटर में सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया है वो किया है आपका स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। और डेनमार्क जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि जो 2022 की रिपोर्ट थी वहाँ पे टॉप आपका किया था डेनमार्क ने, और इस बार डेनमार्क की जो पोजीशन है वो आपकी 4th प्लेस पे है। और ये यहाँ पे डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है, क्योंकि जो आपका फ्यूचर रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजी फैक्टर्स है इसमें डेनमार्क का जो आपका परफॉर्मेंस था वो ठीक नहीं था, जिस वजह से डेनमार्क इस बार 4th प्लेस में इस लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च द नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP एंड एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम टू रेवोल्यूशनाइज इंडियाज एनर्जी लैंडस्केप। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर E, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। पहला प्रोग्राम है नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP, जो आपका पार्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है, अ क्लीन कुकिंग एनर्जी जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है। अब ये जो स्कीम है ये फोकस करती है नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव इन लाइन विद द गो इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव। और इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे 20 लाख आपके इंडक्शंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका प्रोग्राम है एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत यह जो प्रोग्राम है इसका मेन फोकस क्या है, इनकरेज करना लोगों को ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस जो हैं वो अडॉप्ट करें, फिर वो LED बल्ब्स हों या ट्यूबलाइट्स हों या हाई परफॉर्मेंस फैंस हों, ठीक है, ये याद रखना है। अब इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो इसके CEO कौन है, करेंटली इनका नाम है विशाल कपूर। क्या नाम है इनका, विशाल कपूर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये
जॉइंट वेंचर है आपकी एनटीपीसी का, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आरईसी लिमिटेड एंड पावर ग्रिड का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रिसीव द वाइस विच इज वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन प्राइज, ठीक है, फॉर एजुकेशन 2023 बाय द कतार फाउंडेशन। तो यहाँ पे इंडिया की जो सफीना हुसैन है, ठीक है, इंडिया की सफीना हुसैन को ये अवार्ड दिया गया है और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको ये प्राइज दिया गया है। सफीना हुसैन जी की बात करें तो ये फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर हैं एजुकेट गर्ल्स की, जो एक एनजीओ है, ठीक है। एंड जो 11th एडिशन हुआ था आपका वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन का, जो आपका नवंबर के मंथ में होता, वहां पे इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, इनको यहाँ पे प्राइज मनी 5 लाख का दिया गया है, 5 लाख US डॉलर का अलॉन्ग विद अ मेडल, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब सफीना हुसैन जी की बात करें तो इन्हें 2017 में जो है नीति आयोग विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया था। 2016 में इन्हें एनडीटीवी लॉरेल पेरिस विमेन ऑफ द वर्थ अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है। अब इनके एनजीओ की अगर बात की जाए उसके इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम देखेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले ये हम इमेज देख लेते हैं कि जो आपके समिट हुई थी, वर्ल्ड इनोवेशन समिट, वहां पे इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नाउ अदर पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे एजुकेट गर्ल्स जिसकी ये आपकी को फाउंडर हैं, इन्होंने यहाँ पे इसे 2007 में स्टैब्लिश किया था। एंड ये जो आपका एनजीओ है बेसिकली इसने एनरोल किया है 1.4 मिलियन गर्ल्स को स्कूल्स में, साथ में ही इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एजुकेशन फॉर मोर देन 18.6 मिलियन चिल्ड्रन थ्रू द गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अवार्ड की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एनजीओ को स्कूल अवार्ड मिला था 2015 में, 2014 में USAID मिलेनियम अलायंस अवार्ड दिया गया था 2014 में, अगेन स्टार इम्पैक्ट अवार्ड भी इन्हें मिला था। 2011 में इंडियन डेवलपमेंट मार्केट अवार्ड इन्हें दिया गया था फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नाउ एजुकेट गर्ल्स वाज वन ऑफ द विनर ऑफ अ वाइज अवार्ड इन 2014, ठीक है। इसके अलावा वाइस प्राइज की बात करें तो वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन इसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था बाय हर हाइनेस शेखा मोजा बिन नसेर, चेयरपर्सन एंड को फाउंडर ऑफ कतार फाउंडेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है, ये अवार्ड इंडिविजुअल या टीम को दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास कॉन्ट्रीब्यूशन टू दी एजुकेशन, ठीक है। Now next is, which organization has set up a center of excellence to provide training in a railway signaling and telecommunication system in New Delhi, Delhi? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये कंपनी है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, और जिसके कारण आपके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है संजय कुमार। क्या नाम है इनका, संजय कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करना है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये बेसिकली यहाँ पे सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड करेगा इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज IIMs, ठीक है। इसके अलावा रेल एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है ये आपका रिसोर्स पार्टनर रहेगा फॉर द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर प्रोवाइडिंग द कॉम्प्रिहेंसिव रेलवे ट्रेनिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, which state government has launched Sadak Suraksha Force, first of its kind initiative to enhance road safety across the state? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने सड़क सुरक्षा फोर्स जो है उसे लॉन्च किया है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको कम किया जा सके। अगर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो पहुँचाया जा सके, ठीक है, या जो पर्सन है जिनको चोट लगी है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम से मिल पाए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज डन बाय दी पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, 1600 स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दे वुड डिप्लॉय इट अक्रॉस दी 5500 किलोमीटर रोड नेटवर्क, ठीक है। जो नेशनल हाईवे का आपका एरिया होगा 5500 किलोमीटर का, वहाँ पे ये इतनी अपनी फोर्स जो है वो डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। एंड स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज में, साथ में ही यहाँ पे जो इनकी टीम होगी सड़क सुरक्षा फोर्स, ठीक है, ये डिप्लॉय करेंगे एवरी 30 किलोमीटर्स ताकि जो एक्सीडेंट हैं जो उनके विक्टिम्स हैं उनको असिस्ट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके दैट लेटर दे विल गेट द मेडिकल ट्रीटमेंट विद इन 15 मिनट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द RBI हैज इंक्रीज द मिनिमम अमाउंट फॉर ऑफरिंग नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट फ्रॉम ₹15 लाख टू डैश। तो अभी रिसेंटली RBI ने जो है मिनिमम अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर दिया है
नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट का 15 लाख से इसे आप बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली जो कस्टमर्स हैं अब वो प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट से अप टू 1 करोड़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट बिकेम द फर्स्ट कंट्री दैट हैज successfully test fired a medium caliber maritime electromagnetic rail gun from an offshore platform। तो इनमें से कौन सी आपकी वर्ल्ड की पहली जो है ऐसी कंट्री बनी है जिसने इस रेल गन को जो है टेस्ट किया है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द जापान। किसने किया है, जापान ने किया है। अब जो ये रेल गन है बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करती है ताकि जो इसके प्रोजेक्टाइल है उस हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब ये बनाया किसने है, बेसिकली जो जापानीज इसे टेस्ट किसने किया है, जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स अलोंग विद द एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी ATLA ने इसे सक्सेसफुली मिलकर जो है लॉन्च किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस रेलगन के बारे में। ये मीडियम साइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन है जो शूट कर सकती है 320G 40 mm स्टील राउंड्स बुलेट को, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि अभी इसे इंडक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसे 2025 के बाद जो है इंडक्ट किया जाएगा, इसके बहुत सारे टेस्ट होने के बाद, ठीक है। जापान डिफेंस सिस्टम में इसको जो है इंडक्ट किया जाएगा आफ्टर 2025। अब यहाँ पे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे जापान के PM पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है फूमियो किशिदा। आप सभी को पता है इसकी कैपिटल कहाँ है, टोक्यो में है। और आपकी करेंसी क्या है, इट इज येन, जापानीज येन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 जो कतार एनर्जी है एंड US बेस्ड आपकी एक्सेलरेट एनर्जी है, इन दोनों ने अग्रीमेंट साइन किया है सप्लाई करने के लिए 1 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू डैश कंट्री फॉर 15 ईयर्स। तो इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, इस अग्रीमेंट में ये बेसिकली LNG सप्लाई करेंगे बांग्लादेश को, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो डील साइन हुई है, इस डील में या इस अग्रीमेंट में जो एक्सेलरेट एनर्जी है जो US बेस्ड कंपनी है, ये यहाँ पे जो कतार एनर्जी है इससे बाय कर रही है 850,000 MTPA विच इज मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर, ठीक है। ये यूनिट है आपकी। ये इतना LNG बाय कर रही है 2026 और 2027 तक के लिए। इसके अलावा मतलब इन दोनों साल तक ये इतना यहाँ पे बाय करेगी। इसके बाद ये 1 MTPA जो है यहाँ पे बाय करेगी 2028 से 2024 के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या मेंशन किया गया था, जो डिलीवरीज हैं दे विल सेट टू कमेंस फ्रॉम जनवरी 2026, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके काम में आ रहा है, मतलब इसका काम जो है या ऑपरेशन जो है वो 2026 से स्टार्ट होएगा, जनवरी 2026 से, ठीक है। एंड दे विल बेसिकली शिफ्ट LNG टू द फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट्स ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। Now next question है, according to the SBI research paper titled PM Swanidhi strengthening the country's social fabric and empowering grassroots market mavericks, nearly -% beneficiaries of PM Swanidhi scheme are from the non-general category। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो SBI की आपकी रिसर्च पेपर था, ठीक है, इस पेपर के अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे 75% बेनिफिशरीज जो हैं PM स्वनिधि के, ये आपके नॉन जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट किया गया था कि इस अब जो PM स्वनिधि है इसमें बेनिफिशरीज जो हैं आपके OBC कैटेगरी से, वो कितने हैं 44%। SC/ST की बात करें तो ये आपका 22% है। और ओवरऑल जो टोटल बेनिफिशरीज हैं इनमें से 43% आपके जो हैं विमेंस हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अब ये रिसर्च पेपर था, इसे जो है किसने कैरिड आउट किया है, तो ये रिसर्च की है सौम्या कांति घोष ने, जो ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है SBI की, ठीक है। इसके साथ साथ हमें नोट करना है PM स्वनिधि के बारे में। इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। PM स्वनिधि जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे हम लॉन्च किया गया था आपका 1 जून 2020 को। इनिशियली इसका जो टेन्योर था वो 2022 रखा गया था, फिर इसे इंक्रीज करके एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है, इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो पूरा इसका देखती है, ठीक है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन, टू इंसेंटिवाइज रेगुलर पेमेंट एंड टू रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इन सब का काम कौन देख रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो ये आपकी थी सिडबी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अब लोन की बात हुई है कि बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन देने की यहाँ पे बात हुई है। तो इनिशियली
यहाँ पे पहला जो लोन दिया जाता है वो 10,000 का दिया जाता है, ठीक है, जो आपका कोलेटरल फ्री लोन होता है और इसे 1 साल के लिए दिया जाता है। अगर पर्सन या जो वेंडर है वो इस लोन को रीपे कर देता है, ठीक है, उसके बाद ये एलिजिबल होता है सेकेंड लोन के लिए जो 20,000 का होता है और ये 2 साल के लिए आपका होता है, सॉरी 18 मंथ्स के लिए होता है, ठीक है। देन थर्ड जो लोन आपको मिलता है, अगेन सेकेंड लोन रीपे कर देगा पर्सन, देन उसे थर्ड लोन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा जो आपका 36 मंथ में रीपे करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू RBI's ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे फरवरी के मंथ में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, RBI इंट्रोड्यूसेस द सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द थीम इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। थीम आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। लास्ट ईयर की थीम भी पूछी जा सकती है विच वॉज स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, ठीक है, 2021 की थीम थी ये। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है द EasyTap मोबाइल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बिकेम द विनर इन अ इनोवेटिव इजी टू यूज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग कैटेगरी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द Dignify Ventures Private Limited India was announced winner of a exploring use cases or a solution for central bank digital currency retail transactions including transactions in a offline mode. Next statement है the Weave Air Singapore was announced the runner-up under the increasing transaction per second TPS throughput and scalability of a blockchains category. Next statement is the Munafa India became the runner-up under the RegTech solution to facilitate more efficient compliance for a regulated entities. तो यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ये आपकी कैटेगरी थी ना इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन कैटेगरी, इसमें कोई रनर अप था ही नहीं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI's ग्लोबल हैकाथन हरबिंगर 2023, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और चीज जो इससे रिलेटेड है, जो ये सेकेंड एडिशन था, ठीक है, इसे फरवरी में अनाउंस किया गया था एंड इसे होस्ट किसने किया था, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने, ठीक है। अब यहाँ पे जो विनर होते हैं उनका अगर आपको प्राइस पूछा जाए कि क्या प्राइस उन्हें दिया जाता है, तो यहाँ पे 40 लाख का अमाउंट जो है वो दिया जाता है आपके विनर को, ठीक है। वहीं पे जो रनर अप होते हैं, रनर अप को 20 लाख का यहाँ पे प्राइस जो है वो रखा गया है, ठीक है। ना यहाँ पे सारी कैटेगरीज देख लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे थी। इनोवेटिव इजी टू यूज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज फॉर डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। इसमें विनर कौन थे, EasyTap मोबाइल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसे रेजरपेन ने एक्वायर कर लिया है, ये इंडिया की आपकी कंपनी है, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इसके रनर अप कौन थे, POS मिरर इंडिया एंड यहाँ पे सेकेंड रनर अप आपके थे SL अवतार। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है रेगटेक सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट मोर एफिशिएंट कंप्लायंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज, इसमें विनर थे वीव एयर सिंगापुर, ठीक है, और रनर अप कौन थे, इट इज मुनाफा इंडिया। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग यूज और केसेस और सॉल्यूशन फॉर अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन इन अ ऑफलाइन मोड। तो इसके विनर कौन है, इनका नाम है डिग्निफाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, एंड रनर अप कौन रहे हैं, इट इज क्रंचफिश डिजिटल कैश AB, जो स्वीडन की कंपनी है, एंड IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन पर सेकेंड थ्रूपुट एंड स्केलेबिलिटी ऑफ अ ब्लॉकचेन, इसमें आपके विनर थे फोर्टिस नेट लिमिटेड, जो यूके की आपकी कंपनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है द इनॉग्रल एडिशन ऑफ अ इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है सदा तंसीक, इज कंडक्टेड एट डैश। तो इनॉग्रल एडिशन था इस एक्सरसाइज का, सदा तंसीक का, इस जो आपका कंडक्ट किया गया है राजस्थान में, तो महाजन राजस्थान इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज थी ये आपकी शुरू हुई थी 29 जनवरी को और ये 10 फरवरी को जो है कंप्लीट हो जाएगी, फाइन। नाउ अब जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, पार्टिसिपेशन देखा गया था, और इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी का, ठीक है। अब सऊदी अरेबिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, रियाद, करेंसी क्या है, सऊदी रियाल, और इसके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, ठीक है।
Now next question है, India has nominated the Maratha military landscape, a network of a dash forts across Maharashtra and Tamil Nadu for inclusion in a UNESCO World Heritage List for 2024-2025 under the category of a cultural sites. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में टोटल 12 फोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12, ठीक है। अब ये 12 फोर्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, जैसे शेलहर, शिवनेरी, लोहागढ़, कांदेरी, रायगढ़, ये सारे आपके इंक्लूडेड हैं महाराष्ट्र में। वहीं पे जो गिंगी फोर्ट है ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो ऐसे ही ये 12 फोर्ट्स का आपका ग्रुप है जिसे यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है किस चीज़ के लिए, इंक्लूड करने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अंडर दी कल्चरल साइट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है 2021 में जो आपका ये लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इनको टेंटेटिव लिस्ट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की उसमें शामिल किया गया था, बट इसमें जो आपका गिंगी फोर्ट है तमिलनाडु का ये इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक जो क्वेश्चन बन सकता है कि करंटली इंडिया के टोटल कितने साइट्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड हैं, तो 42 साइट्स हैं, जिसमें से 34 कल्चरल साइट्स हैं, 7 आपके नेचुरल साइट्स हैं और एक आपका मिक्स साइट है, ठीक है। अब यूनेस्को की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है एंड्रयू हॉजले, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और इसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next question है, which Russian cosmonaut, that means astronaut, recently set to record for spending the maximum time in a space. तो इनमें से कौन से आपके एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में बिताया है, ठीक है, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनका नाम है ओलेग कोनोनोव, ठीक है। अब ये जो आपके एस्ट्रोनॉट हैं ये रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने 878 डेज एंड 12 आवर्स स्पेस में बिताए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड इन्हीं के जो आपके एस्ट्रोनॉट है, रशिया के एस्ट्रोनॉट गैनी इनका नाम है गैनेडी पेडल का, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो था आपका 878 डेज 11 आवर्स 29 मिनट्स 48 सेकेंड का था। इन्होंने जो आप इनके एस्ट्रोनॉट हैं रशिया के, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इनका कहना है कि 5 जून तक ये 1000 डे का जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। Now next है, India ranked dash in 2023 corruption perception index released by the Transparency International while dash tops the index. तो इस लिस्ट में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है ये है 93rd रैंक और इसे टॉप किया है आपका डेनमार्क ने, ठीक है। किसने टॉप किया है, डेनमार्क ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल इस बार जो 2023 का इंडेक्स था उसमें 180 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से टॉप किया है डेनमार्क ने, ठीक है। वहीं पे इंडिया का अगर हम स्कोर की बात करें, ओवरऑल स्कोर की, तो ये आपका 39 था। वहीं 2022 का जो इंडेक्स था उसमें इंडिया की रैंक 85 थी एंड इंडिया का स्कोर था 40 स्कोर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला टोटल 180 कंट्री थी, जिसमें टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए तो डेनमार्क, देन फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर और इंडिया का था 93rd रैंक, जिसमें इंडिया के साथ कजाकिस्तान, लेसोथो एंड मालदीव्स जो है 93rd रैंक पे लाई करते हैं, ठीक है। अगर लास्ट कंट्रीज की बात करें, बॉटम कंट्रीज की, सोमालिया सबसे पहले नंबर पे था 180th रैंक, वेनेजुला, सीरिया, देन साउथ सूडान, ठीक है। ये आपके लास्ट 4 कंट्रीज थी, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें जिसने इस इंडेक्स को रिलीज किया है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका बर्लिन जर्मनी में है और सीईओ है डेनियल एरिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इसरो रिसेंटली डेवलप्ड द डैश मीटर लॉन्ग मैग्नोमीटर बूम ऑन द आदित्य L1 सैटेलाइट इन अ हॉलो ऑर्बिट एट द L1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये जो आपका मैग्नोमीटर बूम है ये कितने मीटर का है, ये आपका 6 मीटर का है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो आदित्य L1 मिशन है इसे कब लॉन्च किया गया था, इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपका सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड डैश मेंबर्स टू द 16th फाइनेंस कमीशन। तो रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 4 मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए हैं 16th फाइनेंस कमीशन के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इनमें से 3 आपके फुल टाइम मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, अजय नारायण झा जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं 15th फाइनेंस कमीशन के, एनी जॉर्ज मैथ्यू जो फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी हैं रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, ठीक है। साथ में ही निरंजन राज अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म अर्था ग्लोबल, ठीक है। साथ में ही एक पार्ट टाइम मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं सौम्या कांति घोष, ठीक है, विच इज ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। साथ में ही कुछ टाइम पहले जो अरविंद पनागरिया है, इनको जो है 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया था, ठीक है। एंड ही इज अ फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ योर नीति आयोग, ठीक है। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन फरवरी द इंडियन नेवी हैज डिक्लेयर 2024 एज अ ईयर ऑफ डैश। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज अ ईयर ऑफ अ नेवल सिविल्स, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने भी जो है 2024 को डिक्लेयर किया था एज अ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च अ लाभा लघु बाना जातीय द्रव्य कार्य योजना, अ स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम फॉर अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस लाभा योजना को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है। ओडिशा के आपके सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी, जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। इस स्कीम के बारे में देखें, योजना के बारे में देखें, तो इस स्कीम के अंडर जो प्राइमरी कलेक्टर्स होंगे फ्रॉम अ ट्राइबल कम्युनिटीज, दे कैन सेल दी minor forest produce they collected at a procurement center of a tribal development corporation limited of Odisha at a minimum support price, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है इसका। अभी जो सेंटर्स होंगे इन्हें मैनेज कौन करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप इससे मैनेज करेंगे एंड अदर डेजिग्नेटेड एजेंसीज असिस्टेड बाय द TDCCOL, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट का कह रहा है, आफ्टर कलेक्शन द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड एज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बेनिफिशरीज अकाउंट, ठीक है। इसके साथ साथ द प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम जो है इट विल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन लाइक टोटल कलेक्शन ऑफ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डिटेल ऑफ अ प्राइमरी कलेक्टर एंड प्रोक्योरमेंट पॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेन एम क्या है इसे लॉन्च करने का? कि इसका मेन एम है कि यहाँ पे 30,000 इनिशियली 30,000 ट्राइबल बेनिफिशरीज जो हैं उनको स्कीम के अंडर बेनिफिट हो, ठीक है। और इसे बाद में एक्सपेंड किया जाएगा ओवर दी 1 लाख बेनिफिशरीज, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो स्कीम में करा जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ योर 100 करोड़ फॉर द स्कीम। एंड यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अदर एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगी, उनको 2% कमीशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द RBI has revised the eligibility norms for the inclusion of urban cooperative banks in the second schedule of the RBI Act 1934. As per the revised norm, UCBs must maintain the CRAR of at least -% higher than the minimum requirement for the tier to enhance capital strength and resilience to risk. तो यहाँ पे RBI ने जो है eligibility norms जो है अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स के लिए वो रिवाइज की हैं सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो यूसीबीज हैं जो इनको जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेट रेशियो है, ये इन्हें जो है मेंटेन करना है एटलीस्ट 3% मोर देन द मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेबल होती है यूसीबीज के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3%। नाउ इसके साथ साथ और क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। एक और चीज, ये जो इंस्ट्रक्शन है दे आर इशूड अंडर द क्लॉज ऑफ अ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934। कभी कभी सेक्शन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो बैंक्स हैं, जो यूसीबीज बैंक्स हैं, दे शुडंट बी एनी मेजर इश्यूज फ्लैग्ड बाय द RBI इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, ठीक है। एंड जो लाइसेंस टियर 3 टियर 4 यूसीबीज हैं, दे मस्ट मीट द RBI's फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड क्राइटेरिया, तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ RBI ने रिसेंटली अलाउ किया है टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स को टू मेक एडवांस पेमेंट फॉर अ गोल्ड इंपोर्ट वाया इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टैरिफ रेट कोटा की बात कर लेते हैं। टैरिफ रेट कोटा क्या होता है, इसको ऐसा समझते हैं जैसे एक इंडिया है, ठीक है, इंडिया हमारी कंट्री है और एक आपकी रशिया है, ठीक है। जैसे इंडिया जो है रशिया से ऑयल बाय कर रहा है, लेट्स टेक द एग्जांपल, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया है कि अगर 1000 यूनिट का या 1000 मिलियन टन का हम जो ऑयल है वो परचेज कर रहे हैं, तो इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें 1000 की जो लिमिट है यहाँ पे सिर्फ 2% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी रशिया को, ठीक है। ऐसे ही अगर ये 1000 लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो आपकी जो है 5% कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे अगर 1500 का जो आपका है यूनिट पार कर जाता है या 1500 हो जाती है, अबव 1000 यूनिट हो जाती है, इन दैट केस इन्हें 5% का इंपोर्ट ड्यूटी देना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है आपकी टैरिफ रेट कोटा, जहाँ पे कुछ लिमिट तक आपको छूट दी जाती है, ठीक है। अब जैसे बिजली का बिल होता है, जैसे हिमाचल में
आपका अगर 100 यूनिट तक बिल आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जीरो बिल आता है 100 यूनिट्स तक। उसके बाद आपकी जो यूनिट्स हैं वो काउंट होती हैं, उसका पे आपको करना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे 1000 है, 1000 यूनिट का यहाँ पे 2% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, पर जो एक्स्ट्रा 500 यूनिट्स हैं इसका 5% यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी देना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है टैरिफ रेट कोटा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे गोल्ड इम्पोर्ट के लिए यहाँ पे जो है ये एडवांस पेमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है, तो ऐसे ही यहाँ पे आपको पूछा सकता है कि गोल्ड के लिए है या फूड के लिए है, कौन से प्रोडक्ट पे जो है ये टैरिफ रेट कोटा होल्डर्स को छूट दी जा रही है एडवांस पेमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द 2 डिजिटल मॉड्यूल्स नेमली मैरीटाइम सिंगल विंडो मॉड्यूल एंड मर्चेंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट मॉड्यूल विद इन द डैश प्लेटफॉर्म, जो आपका नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है सागर सेतु, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये जो मॉड्यूल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। जो आपका मैरीटाइम सिंगल विंडो मॉड्यूल है, इसे डिजाइन किया गया है टू डिजिटलाइज द एक्सचेंज ऑफ मैरीटाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को, इन इन्फॉर्मेशन को डिजिटलाइज करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और साथ में ही ये जो मॉड्यूल है ये हेल्प करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ कि ये अलाइन करे विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड जो सेट किए हैं आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। साथ में ही ये जो मॉड्यूल है इट विल इनेबल्स द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड है आपके अराइवल स्टे, डिपार्चर ऑफ अ शिप एंड कम्युनिकेट्स it to the stakeholders involved in international maritime trade, और ये अलाउ करेगा फॉर द स्विफ्ट अप्रूवल बाय वेरियस अथॉरिटीज एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द वेटिंग टाइम, ठीक है। वेसल्स का वेटिंग टाइम जो होगा उसको कम करेगा एंड गुड्स इन अ पोर्ट्स बाय अप टू 40%, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है मर्चेंटाइल मैरीटाइम डिपार्टमेंट मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में आपके 2 कोर फंक्शनैलिटीज ऐड किए हैं इन दी मैरीटाइम मोबाइल डोमेन प्रोसेस। पहला आपका फंक्शन है वेसल डिटेंशन फंक्शन एंड दूसरा है वेसल रिलीज फंक्शन। जो वेसल डिटेंशन फंक्शन है ये इनेबल करेगा जो मैरीटाइम मोबाइल डोमेन ऑफिशियल्स हैं कि ये मॉनिटर करें स्टेटस ऑफ शिप्स एट द पोर्ट, फैसिलिटेटिंग द प्लानिंग ऑफ अ वेसल इंस्पेक्शन। साथ में ही जो वेसल रिलीज इन फंक्शन है ये क्या करेगा, ये यूज किया जाएगा बाय द मैरीटाइम मोबाइल डोमेन टू अपडेट द रिलीज ऑफ द स्टेटस ऑफ अ वेसल एंड सिग्नलिंग इट टू रेडीनेस टू द डिपार्ट द पोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस इवेंट के दौरान, ठीक है, जो लॉन्च इवेंट हुआ था इन दोनों मॉड्यूल का, इसमें स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, ये दिए गए थे, ठीक है। ये प्रेजेंट किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है। पहले यहाँ पे विनर है, फर्स्ट विनर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ऑफ चेन्नई तमिलनाडु एंड थर्ड है विशाखापट्टनम पोर्ट ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप द मेडल टैली इन द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो होस्ट किया था तमिलनाडु ने। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इस मेडल टैली को टॉप किया था महाराष्ट्र ने विद 158 मेडल, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। और जिसका 5th एडिशन था, जो प्रीवियस एडिशन था, वो भी किसने जीता था, वो भी आपका महाराष्ट्र ने जीता था, ठीक है। टॉप 5 अगर हम यहाँ पे बात करें टॉप 5 स्टेट्स की, तो सबसे पहला नंबर महाराष्ट्र का है विद 57 गोल्ड, ठीक है। तमिलनाडु विद 38 गोल्ड्स, हरियाणा 35 गोल्ड्स, दिल्ली 13, राजस्थान 13, तेलंगाना 13 और उत्तर प्रदेश 11 गोल्ड, ठीक है। टोटल यहाँ पे सबसे ज्यादा मेडल महाराष्ट्र के थे, तमिलनाडु, देन आपके हरियाणा 56 आपके मेडल थे दिल्ली के, 47 राजस्थान, 24 तेलंगाना एंड 42 उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे टोटल 30 ओवरऑल मीट रिकॉर्ड्स एंड नेशनल यूथ रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें से आपके 8 रिकॉर्ड जो है वो एथलेटिक्स में है, वहीं पे 22 रिकॉर्ड आपके जो है वो वेट लिफ्टिंग के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो है ये यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे जो सिमर पलक जोशी हैं, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड अपना जो है बनाया है, ब्रोक किया है, नया रिकॉर्ड बना है 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ज्योत्सना साबर जो उड़ीसा के हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 40 kg कैटेगरी में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन स्नैच, ठीक है। देन संजना फ्रॉम हरियाणा, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 76 kg कैटेगरी में न्यू इम्प्रूव्ड नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है इन अ स्नैच बाय लिफ्टिंग दी 87 kg एंड 90 kg इन अ 2 राउंड्स, ठीक है। देन आरपी
केरथाना जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी नेशनल यूथ रिकॉर्ड अपना स्नैच, क्लीन एंड जर्क एंड ओवरऑल में बनाया है अंडर दी गर्ल्स 81 kg कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा आरती टाटा गुंती जो महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने 49 kg कैटेगरी में अपना रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 170 kg इंक्लूडिंग 75 kg इन अ स्नैच एंड 95 kg इन अ क्लीन एंड जर्क। ठीक है, ना इसके अलावा दुर्गा सिंह जो आपके बिहार से बिलोंग करती हैं, इन्होंने 1500 मीटर रेस जो है उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रिकॉर्ड बनाया है फॉर अ टाइमिंग ऑफ 4 minutes। ठीक है, now next is name the bank that recently in October has launched a zero balance go saving account। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली जीरो बैलेंस गो सेविंग अकाउंट जो है लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है आरबीएल बैंक ने। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है करंटली? इनका नाम है आर सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है, आर सुब्रमण्यम कुमार, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या है आपकी? अपनों का बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री और आइलैंड दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज FATF। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज रिसेंटली जो कैमन आइलैंड है आपका, इसे रिमूव कर दिया गया है ग्रे लिस्ट, FATF की ग्रे लिस्ट से। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से आपके जो देश हैं वो रिमूव किए गए हैं? जैसे पनामा हो गया, जॉर्डन, अल्बेनिया, ये सारे आपके रिमूव किए गए हैं। वहीं पे ब्लैक लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्री है? म्यांमार, ईरान, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आपका FATF है, इसके प्रेसिडेंट कौन है करंटली? इनका नाम है टी राजा कुमार, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है The Padma Shri awardee Dr. Nitya Anand, the developer of India's first oral contraceptive pill, Saheli, recently passed away. In which year he was honored with the Padma Shri for medicine? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके डॉक्टर नित्या आनंद है, इन्हें 2012 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जो ये पिल सहेली है, इसे लॉन्च कब किया गया था? 1995 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड इसे कौन से प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया था? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। उसके बाद 2016 में इसे दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज द फिच रेटिंग्स जो आपकी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने एस्टिमेशन दिया है दैट द इंडियाज फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 टू रीच -% ऑफ द GDP। तो इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, वो आपका कितना होगा? इट विल रीच टू दी 5.4% ऑफ अ GDP ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब फिश रेटिंग की बात करें तो इसके CEO है आपके पॉल टेलर, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क, USA में। Now next question है in January 2024 the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, has issued guidelines mandating journal and health insurance companies to cover Ayush treatments in their health insurance policies with effect from dash। तो यहाँ पे जो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उनको यहाँ पे मैंडेट दिया गया है IRDAI की तरफ से कि आप आयुष ट्रीटमेंट्स को भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं उसमें इंक्लूड कीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है जो आयुष क्या होता है, पहले तो ये देख लो, जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ आजकल बहुत पॉपुलर हुई है, इसी वजह से IRDAI ने यहाँ पे इनने बोला है कि आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी है, मैंडेट इसके लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कब तक इसके लिए पॉलिसीज आपको आपके पास होनी चाहिए, इंश्योरर्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ 1 अप्रैल 2024, तो ये यहाँ पे इफेक्ट में आनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्कुलर रिलीज किया गया है वो आपका इशू किया गया है अंडर दी सेक्शन 14(2)(b) ऑफ IRDAI एक्ट 1999 के तहत। ठीक है, अब सर्कुलर या गाइडलाइंस जो रिलीज की गई है उसमें क्या बोला है? सबसे पहले तो इन जो कंपनीज हैं उनको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज यहाँ पे जो है लानी है। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग आयुष कवरेज। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है? द पॉलिसी शेल इंक्लूड देयर अप्रोच इन ट्रीटिंग आयुष प्रोसीजर्स। तो प्रॉपर प्रोसीजर्स यहाँ पे इनको देना है, जैसे अदर ट्रीटमेंट्स के लिए देते हैं, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो गया उसके लिए अलग प्रोसीजर है, तो ऐसे ही आयुष के लिए भी इनको प्रोसीजर देना है। फिर जो पॉलिसी होल्डर्स हैं दे शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू चूज आयुष ट्रीटमेंट्स ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिसी है इट मस्ट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर एनरोलिंग आयुष हॉस्पिटल्स और अ डे केयर सेंटर एज अ नेटवर्क प्रोवाइडर्स फैसिलिटेटिंग द कैशलेस फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा
और पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी चीज़ें अभी डायरेक्शंस हमने पढ़े वो आपका बेसिकली वो सारी चीज़ें आपके जो पॉलिसीज़ हैं उसमें आनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो है वो मॉडिफाई होने चाहिए आपके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इनको इंक्लूड करने हैं, जैसे एनरोलिंग हॉस्पिटल्स इनटू देयर नेटवर्क, ठीक है। उनके नेटवर्क में एनरोल करना है हॉस्पिटल्स को जो आयुष ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हों, ठीक है। ऐसे ही प्लेसिंग नेसेसरी क्लॉजेस, तो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड नेसेसरी क्लॉजेस उनको ऐड करने हैं, ठीक है। सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज अग्रीमेंट विद द आयुष हॉस्पिटल और डे केयर सेंटर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। इसके अलावा डीलिंग विद द पॉसिबल फ्रॉड्स एंड अब्यूज ऑफ द सिस्टम इन इफ एनी, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जो सर्कुलर है ये आपका कब तक फोर्स में आएगा, तो 1 अप्रैल 2024 तक ये फोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब IRDA की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।